नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड यूनिट नंबर 9 में दोस्तों दिया हुआ है लिंग और विकास। आज मैं दोस्तों आप लोगों से चर्चा करूंगा इसी टॉपिक पर। और लिंग का मतलब होता है दोस्तों कि लिंग का प्रसंग सामाजिक तौर पर रचित भूमिकाओं और उसके व्यवहारों, एक्टिविटी तथा उन विशेषताओं से जिन्हें एक समाज में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए एक समुचित समझा जाए, वो लिंग कहलाता है ना। विकास क्या होता है दोस्तों कि साधारण या नीचे से ऊपर के चरण में प्रगति करना या क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कह सकते हो, जैसे 1 2 3 इस तरीके के क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला के माध्यम से भी धीरे धीरे आगे बढ़ना या प्रगति करना, ये भी दोस्तों विकास कहलाता है। देखिए, एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक में, लिंग मुख्य धारा। अब लिंग मुख्य धारा का मतलब ये है दोस्तों कि यह नीति एक प्रक्रिया है। अब यह नीति की जो एक प्रक्रिया है दोस्तों, वो एक पुनर्गठन है। ठीक है, पुनर्गठन है। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि लिंग मुख्य धारा, तो इसमें ये कहा जाता है कि नीति प्रक्रिया का पुनर्गठन, सुधार, विकास, उसके विश्लेषण, लिंग समानता है ना, लिंग समानता, और उसके परिप्रेक्ष्य में जो सभी नीतियाँ आती है, उन सभी नीतियों में एक सभी स्तरों पर और उनके सभी चरणों में नीति निर्माण का एक सामान्यता शामिल किया जाता है, जिसमें सभी कार्यकर्ता द्वारा, ठीक है, कार्यकर्ता द्वारा या कार्यकर्ता दाताओं द्वारा उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ कही जाती है कि लिंग मुख्य धारा। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं टॉपिक की तरफ। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें जो बताया है मैंने समझ में आ गया होगा। शुरू करेंगे दोस्तों आज की टॉपिक, लिंग और विकास। दोस्तों, यह यूके में, मैं अभी आपको लिंग के प्रारंभ के और विकास के बारे में बता रहा हूँ दोनों के, ठीक है ना। तो यूके में दोस्तों 1970 में यानी 1970 के मध्य में शैक्षिक आलोचना के रूप में लिंग और लिंग संबंधों की धारणा को आधारित जो आधार था उन पर उन्हीं को बेस रख के उनको शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और यह मूल्यांकन किया गया कि विकास इन शक्ति या संबंधों का पुनः आकार देता है और नारीवादी राजनीतिक कार्यकर्ता पर बैठक करते हुए लिंग, यहाँ पर कह रहा है लिंग और विशेषज्ञ के स्पष्टता महिलाओं को बदलाव के एजेंट के रूप में देखा गया था। ठीक है, आंदोलन ने पुष्टि की कि संसाधनों की अधिक सुलभता प्रदान करते हुए महिलाएं विकास प्रक्रिया में समानता का योग्यतम योगदान करेगी। याद रखना दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट कि लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण मानवाधिकार है। ठीक है, जो विकास और मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स के प्रगति के दिल से वो सारी चीज़ें, उनके जो गोल्स बनाए गए उन सभी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसी के अंतर्गत दोस्तों आता है कि ऐसे दो रास्ते आए जिनमें से, ठीक है, लिंग समानता से संबंधित रहा, वो भी सुग्राही बनाया गया, उन सभी चीज़ों को एकीकरण और उसके उद्देश्य को सुनिश्चित किया गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना आप भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी में लिखा हुआ है दोस्तों कि 1970 के अंत में दोस्तों विकास के उन विकासों में लिंग संबंधी चिंता के साथ शुरुआत हुई और सूक्ष्म स्तर के अध्ययन में पात्रता के में मतभेद, पुरुषों तथा महिलाओं, लड़कों तथा लड़कियों, सामाजिक प्रत्याशाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। ध्यान के मानदंडों या कानूनों और सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित करते हुए पुरुष और महिलाओं की स्थिति में अंतरों में गुट सुलझाने या सुलझाव है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों का एक डिवाइड हुआ समाज कार्य में कि मार्केटिंग और गैर मार्केटिंग कार्य में किस तरीके से सामुदायिक जीवन में कुल मिलाकर कैसे भाग लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज इसी पर होगी चर्चा दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सन 1980 और 1990 में शोध से पता चला था कि लिंग का जो संबंध है विकास प्रक्रिया के मध्यस्थता है। अब मध्यस्थता यहाँ आ गया तो उपचार से समझना दोस्तों। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए स्थितिकरण और संरचना संबंधी समायोजन नीतियों का मूल्यांकन का पता चला, और उन पता चलने के बाद दोस्तों लिंग असमानताओं का बृहद आर्थिक उद्देश्यों की प्रगति पर यहाँ पर प्रभाव पड़ा।
अब दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है, एक चीज़ याद रखना आप लोग, कि जब ऐसे दो रास्ते बनाए जिनमें लिंग समानता के मामले में सुप्रभावी बनाया जा सके, जिसको एकीकरण उद्देश्य को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें महिलाओं के जो मामले हैं उनको विकास से संबंधी सभी बाधाओं के मूल्यांकन में एकीकृत किया जाए। ठीक है, और उनकी नीति, के कार्यक्रम, उनके परियोजनाओं के प्रतिपादन को सुनिश्चित किया जाए, ताकि परिणामों के लिए जो भी विशिष्ट लक्ष्य बने, ठीक है, उन लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाए, उन नीतियों और कार्यक्रमों का अन्वेषण या विश्लेषण किया जाए, ताकि पता चले कि लिंग समानता की प्राप्ति के लिए कई गई प्रगति जो है दोस्तों वो अवश्य आदि ग्रहण हो सके, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी, कि विपरीत रूपांतरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसके उद्देश्य में महिलाओं के दैनिक जीवन के मांगों से संबंधित या उनके मामलों में एकीकरण के आगे महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर फोकस किया जाता है, और इसके द्वारा ही दोस्तों कार्यसूची का एक रूपांतरण की एक दिशा दी जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ लेना। और विश्व में अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे गरीब लोगों में 10 में से 6 स्त्रियां और लड़कियां हैं। ठीक है, विश्व में मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की दोस्तों, तो विश्व के सांसदों में भी अगर बात किया जाए तो 16% से कम महिलाएं हैं। जो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं उनमें से 2/3 लड़कियां ही होती है। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखना। थोड़ा सा डाटा मैं आपको कल दे रहा हूँ। सहस्त्र संघर्ष के समय भी या घर की चार दीवारियों में दोस्तों अगर महिलाओं पर अभी भी इरादतन हिंसा होती है ना। तो ये सभी चीज़ें समझ सकते हैं। संविधान को अपनाए हुए 50 वर्ष तो ज़्यादा ही हो गया, लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे दोस्तों? संविधान को अपनाए हुए लगभग 70 से 71 वर्ष, है ना, हो चुके हैं। उसके बाद भी दोस्तों क्या है, लोग यह भी जानने के उत्सुक रहते हैं कि किस सीमा तक महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता के संवैधानिक वायदे का कार्यक्रम, उसकी एक्टिविटीज़ और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। भारत में यूएन अभिसमयों यानी अधिनियम जो बनाए गए हैं उनके अनुसमर्थन के कारण ही दोस्तों अग्रणी देश रहा है, और उन सभी अधिनियम और महिलाओं के विरुद्ध जो सभी रूपों से भेदभाव को समाप्त करना है, कहने का मतलब है कि उससे दोस्तों एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। तो उसी के लिए दोस्तों कुछ महिलाओं के लिए संविधान, कार्यक्रम, इन सभी चीज़ों को रखा गया है ना। चलिए टॉपिक पे एक बार फिर आते हैं दोस्तों। यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कि कुछ अवधारणाओं को यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस अवधारणाओं पर विचार किया जा रहा है कि जैसे नारीवादी, लिंग मूल्यांकन, विविधता और लिंग मुख्यधारा जो विकास के क्षेत्र में गुंज बन गया है, जिसको स्पष्ट या साफ करने की आवश्यकता है, और यह विकास एजेंटों के बीच में प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करेगा, और इसका परिणाम समग्र विकास के लक्ष्यों को सुसंगत दृश्य और कार्य योजना के अनुपूरक, न कि विपरीत दृश्य। जैसा का कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ये कि इस समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंध में विद्वानों ने, व्यवसायियों ने इस बात को तुरंत तैयार किया था कि विकास कैसे हो और कैसे योग्यता से किया जा सकता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक मॉडिफिकेशन यानी परिमार्जित किया गया कि यह स्वीकार कैसे किया जाए। विकास के लिए सतत जीविका अर्जित करने के लिए लोगों के अवसरों को सृजन से अधिक की ज़रूरत होती थी, और इनमें पुरुष और महिलाओं उनके लिए जो अवसर थे उन अवसरों को पकड़ने में दोस्तों प्रेरित करना, और उनको वातावरण में सृजित करना, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि विकास का जो अर्थ है न केवल अधिक और बेहतर विद्यालय से ही है, बल्कि शिक्षा को साथ साथ समान सुलभता भी प्राप्त होती रहे। ठीक है, विकास के लिए एक अच्छी सरकार अपेक्षित है, और जो पुरुषों और महिलाओं के निर्णय के लिए नीति में क्रियान्वित करके उनको बराबर की
ये बारे में बात करें या समानता के बारे में बात करें या वाणी के बारे में बात करें, ठीक है। तो उसी की धारणाओं में दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो वही है कि नारीवादी लिंग मूल्यांकन विविधता और उसके लिंग मुख्य धारा से ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब मैंने बोला है दोस्तों लिंग मुख्य धारा, तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लिंग मुख्य धारा क्या चीज़ है ना। हमने कई बार पढ़ा है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, तो लिंग की मुख्य धारा क्या चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों यह नीति प्रक्रिया का एक पुनर्गठन है, ठीक है। सुधार, विकास, विश्लेषण, लिंग समानता परिप्रेक्ष्य के सभी नीतियों में, सभी स्तरों पर और सभी चरणों में नीति निर्माण की जो सामान्यता शामिल होती है, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा शामिल किया जाता है, वो दोस्तों होता है लिंग मुख्य धारा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी सारी चीज़ें, हालांकि मैंने इस पर चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों को। आई होप दोस्तों कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विकास युग से पूर्व लिंग और समाज क्या चीज़ है। यह आवश्यकता है कि अधिकतर विकासशील देशों में उपनिवेशवाद से पूर्व और विकास के युग के संपन्नता के इतिहास का संस्मरण किया जाए। यह भी आवश्यक है कि उस इतिहास से पहले भी अवधियों में सामाजिक संबंधों के स्वरूप को समझा जाए। अभी हाल ही में दोस्तों ज़्यादातर इतिहास में साइको या एंड्रोसेटिक था, जिसमें पश्चिमी यूरोप में मिलने के बाद की जो अवधि थी दोस्तों, उस पर जोर दिया गया। पुरुष कार्रवाई और एजेंसी के महत्व को दिया गया, और इसके अतिरिक्त यह प्रायः सर्वप्रथम पश्चिमी देशों में भाषा को पश्चिमी पुरुषों और विद्वानों द्वारा ही लिखा जाता था या लिखा गया था। कुछ अपवादों में छोड़कर उसे यूरोसेट्रिक भी था, जिसमें उन लोगों की प्रगति की असहनशीलता थी जिनमें उन्होंने अध्ययन किया था कि इसके परिणाम स्वरूप हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्डों को जातीयता या यौन या साम्राज्यवादिता का मनोभाव बताया गया था। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ जैसे जैसे महिलाएं, कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के विरुद्ध जो सामाजिक भेदभाव या रूपांतरण की जो अवश्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए थी, और ऐसी महिलाओं को जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में तेजी से सुधार करने के लिए बढ़ी हुई जो प्रत्यक्ष कार्रवाई थी उसके साथ साथ होना चाहिए था। और दोस्तों ये भी कि इस तरह की प्रगति की सहक्रिया जो है वो प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे जैसे महिलाएं ज़्यादा शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी, वे धन भी कमाने लगी, है ना। तो जैसे जैसे धन कमाती थी, तो जैसा कि बार बार दर्शाया गया है कि वे पुरुष विपरीत आगे शिक्षा पर, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च करती थी। प्रायः यह भी देखा जाता था दोस्तों, जैसे शराब पीने पर, तंबाकू खाने पर या दूसरी औरतों पर खर्च करने के लिए जैसी महिलाएं आर्थिक स्थितियों में भी उनको क्या करते थे, उठती थी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि उनका घर में या गांव में सामाजिक रुतबा जो था दोस्तों वो बढ़ जाएगा, और गांव में ही दोस्तों उनकी अधिक आवाज़ होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे महिलाएं जो प्रभाव थी उनकी जानकारी हासिल करेगी, और उसी में दोस्तों वे अपनी हकदारी के लिए ही मजबूत एक दावा करेगी। आगे वो दोस्तों प्रशिक्षण हासिल करेगी, और उसमें जैसे उधार के लिए बेहतर सुलभता या उच्चतर आय या इन सभी चीज़ों को उसमें देखा गया, और पुलिस और न्यायालय की ओर इसमें भी ध्यान दिया गया इन चीज़ों पर, ठीक है। तो अब महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति शक्ति थी वो बढ़ती है, जिसमें उसमें एक चीज़ आता है पुत्र प्राथमिकता की परंपराओं को दूर करना आसान होगा, और इस प्रकार से दोस्तों दहेज की बुराइयों का अंत होगा। जैसे जैसे पुत्र की प्राथमिकता कम होती है और हिंसा को स्वीकार करने की कमी आ जाएगी, तो उसमें परिवारों को अपनी पुत्रियों को शिक्षित करने के लिए संभावनाएं जो होती हैं, विवाह की आयु बढ़ेगी, ठीक है। तो हर वर्ष चौथे ग्रेड में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लड़कियां जो होती हैं दोस्तों स्कूल जाती हैं। परिवार का जो आकार होता है लगभग दोस्तों 20% छोटा ही हो जाता है, और बच्चों की मृत्यु में 10% कमी आ जाती है ना। तो मजदूरी जो है दोस्तों 20% बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको कॉन्सेप्ट जो है ये समझ जाया करो कि किस तरीके से 10% में अगर घटेगी तो कैसे वृद्धि कहाँ पर होगी, है ना। तो जैसे जैसे महिलाओं का जो खान पान बेहतर होगा दोस्तों, वो विवाह के बाद में भी उसका जो अधिक स्वास्थ्य होगा, वो स्वास्थ्य जो होगा वो अधिक स्वस्थ होगा। उसकी अगर मैं बात करूँ उत्पादन के रिलेटेड, तो उसमें वहाँ पे जो क्षमता होगी उसमें, और स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी दोस्तों। और महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव होंगे उसके उपाय के लिए भारत की एक स्वतंत्र और स्वप्न, एक ऐसा भारत जहाँ सभी लोगों के लिए स्वस्थ रहने का
और उत्पादनकर्ता का जीवन यापन करने का जो अवसर मिलेगा वो दोस्तों जैसे कार्यक्रम हो जाएंगे और योजनाएं जो हो जाएंगी महिलाओं से रिलेटेड। और मैंने आप लोगों को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ाए थे जिसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में चर्चा की गई थी कि कुल टोटल 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जिनमें से 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश थे और कम से कम 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहमति जताई गई थी। वर्ष 2015 में दोस्तों उन्हें पूरा कर लिया गया था। अब उन लक्ष्यों में शामिल जो थे अत्यधिक गरीबी को कमी थी, फिर उसके बाद लिंग समानता था, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का संवर्धन था, फिर गरीबी महामारियों और जैसे एड्स से लड़ना था और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना इत्यादि करके इस तरीके से सहस्त्राब्दीय विकास लक्ष्य को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताया हूँ दोस्तों वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों राष्ट्रीयता में एक अच्छे दिनों के लिए 1960-1970 तक के जो देसी इतिहासकारों थे उनमें इस गलती को सही करना चाहा था। और इन इतिहासकारों ने ही बहुत से पुरुष थे जिसमें एंड्रोस्टिक का मत था दोस्तों प्रशिक्षित, अभी भी मैंने चर्चा किया है। और उपनिवेश पूर्व समाज में महिलाओं को अनुभवों की जानकारी जो थी लगातार छिपी रहती थी। ठीक है, एक समाजवादी इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो शताब्दी में इतिहास को प्रभावहीन माना गया। और जैसा कि इसमें कहा गया है पीटर वार्सली द्वारा कि 1970 में बताया गया उन्होंने कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों को प्रायः इस इतिहास को महान और शानदार विगत काल के रूप में एक जाना गया, विशिष्टता प्रदान करने के लिए दोस्तों विकृति किया गया जिनमें से जोर दिया गया राजाओं और रानियों की संपत्ति पर और साम्राज्य पर। ऐसा कि बताया गया उन्होंने कि ऐसा करने में उन्होंने क्या किया था, उपनिवेश से पूर्व ही अधिक से या उनसे बहुत से पारस्परिक समांतवादी समाजों के बारे में अनदेखी की गई थी। ठीक है, और महिलाओं की शक्ति को अधिक था उसमें, स्वायत्तता और उनके जीवन प्रकृति में भी ज़्यादा अनुरूप बनाया गया था और पर्यावरण को इसे नष्ट होने से बचाया गया था। 3 चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना दोस्तों। लिंग से संबंधित था कुछ चीज़ें जैसे सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हुए, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है। अब 18वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों सामाजिक वैज्ञानिकों ने एक स्कीम विकसित करनी चाही थी जो मानव जीवन की विविधता और अंतरों को स्पष्ट करती थी। यानी आप कह सकते हो दोस्तों कि विवेचना करने वाले विद्वान प्रगति पर पिछड़ेपन के अनुसार समाज के मूल्य को महत्व नहीं देते थे और यह जरूर मानते थे कि उपनिवेशक और पूर्व समाज सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में रह जाएंगे। यदि इन चरणों को प्रायः दोस्तों अगर पहचान किया जाए तो पहचान करने के लिए कुछ निम्नलिखित बातें कही गई, जैसे शिकार करने वाले या चारा खोजने वाले के लिए समाज, फिर यह कृषि या कृषि संबंधी समाज, चारागाही या चारावाह समाज, औद्योगिक समाज इत्यादि समाजों को दोस्तों 18वीं शताब्दी में सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा ये स्कीम विकसित की गई थी। नारीवादी की बात आ गई दोस्तों यहाँ पे, मानो वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कि ये भी बता दिया था दोस्तों कि सामाजिक और उत्पादन संबंधी जो भी संगठन थे उन संगठन को एक साथ करने के लिए एकजुट किया गया, जिसमें दोस्तों बताया गया कि सामाजिक स्तर का विन्यास और एक विवाही परिवार और कार्य जो होगा उनका दोस्तों निष्पादन या उत्पादन, जिसमें रूपों में विश्व में दोस्तों क्या है इर्द गिर्द लिंग संबंधी अंतरों को काफ़ी प्रभावित किया गया है, इन चीज़ों को, है ना। स्थितियों में अगर मैं बात करूं दोस्तों बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जिसमें महिलाओं अपने समाजों में विद्यमान संरचनाओं और अधीनस्थता के भीतर स्वायत्तता के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया कि संभावनाएं सृजित करने के लिए सफल हुई थी और युक्तियां जटिल हो गई थी जिनमें उनका जो स्तर था वो विन्यास की नई प्रणालियों में भी जो वर्ग थे उनकी जाति और नृजातीय श्रेष्ठता के विचार पर ही आधारित थी। महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ जो कारण आए दोस्तों वो अटकलें लगने लगाने, जिसमें ये कारण बन गया कि इनको हटा दिया जाना चाहिए, है ना। भारत में लिंग और विकास के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। भारत में 1027 मिलियन की कुल जनसंख्या में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 2001 की जनगणना में 495.7 यानी 48.3% महिलाएं थी। सन 1991 के अगर दौरान देखा जाए तो महिलाओं की जनसंख्या 48% थी और लिंग का अनुपात जो था दोस्तों सन 1991 में 927 के मुकाबले में सन 2001 में 933 था।
पूछा जाता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत से रिलेटेड है। महिला साक्षरता दर के बारे में अगर मैं बात करूं 1981 में दोस्तों 29.8 के मुकाबले में 2001 में 54.2% थी। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सन 1981 में 54.7 वर्षों की तुलना में सन 2001 में 65 यानी 65.3 वर्ष थी, और जिसमें महिलाओं के कार्य में भागीदारी का जो दर था दोस्तों 1991 में क्या था कि 19.7%। ठीक है, उसकी तुलना में अगर दोस्तों 2001 में बात करूं तो वहाँ पे था 25.7%। ठीक है, मात्र और मृत्यु दर की बात अगर मैं करूँ दोस्तों, प्रति लाख महिलाओं जो जनसंख्या थी दोस्तों सन 1981 में 468 थी, जिसमें गिरकर 2001 में 407 हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर UNDP रिपोर्ट 2001 के अनुसार बताया गया कि लिंग संबंधी विकास सूचक में भारत ने 105वें स्थान पर था। ठीक है, भारत की जो स्थिति थी श्रीलंका से नीचे थी, परंतु थोड़ी सी ही पाकिस्तान से ऊपर थी। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्या राष्ट्रीय नीति थी। अब ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ साथ। महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सक्रिय आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए माध्यम से वातावरण तैयार करना, ताकि अपने पूर्ण सामर्थ्य हो सके। ठीक है, इसलिए बताया गया। और नेक्स्ट अगर इस लक्ष्य को रखा गया कि 2001 में जो महिलाओं से सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति थी, महिलाओं द्वारा पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल के मौलिक और मानवाधिकार स्वतंत्रता के विविध और विस्तृत आनंद लेना चाहिए था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में महिलाओं का निर्णय लेने और भागीदारी करने के बराबर एक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों फैक्ट पर, तो यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण या पूर्वक शिक्षा, जीविका और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक कार्यालय आदि से इन्हें महिलाओं की बराबरी तक पहुँच होनी चाहिए, और जिसमें महिलाओं को सार्वजनिक समर्थन को प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, और वे प्रथम और अग्रवर्ती आर्थिक एजेंट के रूप में जाना चाहिए इन्हें। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ नीतियाँ थी इस महिला सशक्तिकरण की जो इम्पोर्टेंट थी दोस्तों 2001 के अकॉर्डिंग। और अगर वहीं चर्चा में करूँ दोस्तों भारत में महिलाओं के विकास के लेकर, जिसमें 10वीं योजना की रणनीति में ये बताया गया है कि सामाजिक वातावरण जो है प्रमुख केंद्र रहा है, जिसमें विभिन्न सकारात्मक विकास से संबंधित नीतियां और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सभी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की आसान और बराबर पहुंच प्रदान करने के लिए, ताकि वे अपने संपूर्ण सामर्थ्य को समझ सके और उसके विकास के लिए योजना में समर्थनकारी वातावरण सृजित करने के लिए प्रयास करने की कोशिश भी की जा सके। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आर्थिक सशक्तिकरण उपायों में प्रशिक्षण, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो रही है ना, तो प्रशिक्षण और रोजगार और आय सृजित करने के लिए अग्रवर्ती और पश्चिगामी दोनों क्रियाकलापों में दोस्तों समायोजन और उसके उपबंध से निश्चित करने के लिए कोशिश की गई, जिसका अंतिम उद्देश्य यह था कि समर्थ महिलाओं के लिए आर्थिक के रूप में उसे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। ये आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में ये बातें कही गई थी। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक और सांस्कृतिक रूप में भी कुछ इनकी नीतियाँ थी जो इम्पोर्टेंट थी। यहाँ एक चीज़ कहा जा रहा है कि लिंग समान के उपायों के लिए लिंग भेदभाव के सभी रूपों में समाप्त करने के लिए इस प्रकार से महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिकों और सांस्कृतिक इत्यादि पुरुषों के समान अवसरों और मौलिक स्वतंत्रता न केवल विविधता बल्कि आनंद लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए कोशिश की जाए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें थी। और फिर कुछ अनुच्छेद आए भारतीय संविधान में जिसमें इन चीज़ों पर भी चर्चा की गई थी। ठीक है, ये सभी आर्टिकल्स दोस्तों मौलिक अधिकार से रिलेटेड हैं, जो मैं आप लोगों को मौलिक अधिकारों में बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है चैनल पर विजिट करके देखें, वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताया है। सभी अनुच्छेदों को आसानी से वो याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में मैंने बताया है कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, और ये भाग 3 में इसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक
की चर्चा की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आती है, आर्टिकल्स 14 में आता है कि विधि की समझ क्षमता, यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बराबर अधिकार के अवसर दिए गए हैं। यानी इसका अर्थ ही दोस्तों ये कहने का मतलब है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है। आर्टिकल 15 में दोस्तों एक मूवी भी आई थी, आर्टिकल्स ऋतिक रोशन के 15। जिन दोस्तों ने नहीं देखा उसे भी देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। वहाँ से आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किस तरीके से भेदभाव का निषेध किया, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगर बात करूँ इसमें दोस्तों लिंग, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर किसी भी परिवार के विरुद्ध भेदभाव का निषेध होना चाहिए, इन पे बारे में चर्चा की गई है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों 15 का 3 आता है इसके अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि राज्य के अधिकार देता है, महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स 15 का 3 है। आर्टिकल 16 में दोस्तों 16 में बताया गया है कि सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक युक्तियों के बराबर में अवसर का प्रदान करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता, यानी कहने का मतलब है कि राज्य के अधीन किसी भी पद जिसमें नियोजन नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। और उसमें अपवाद जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित दोस्तों ये अनुच्छेद 16 में की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों। हालांकि और भी आर्टिकल्स हैं जिसमें 17 भी है, जिसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत हुआ है, फिर 18 है उपलब्धियों का अंत हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद 19A आता है, 19B-C, फिर उसके बाद 20 आता है। तो ये सभी बहुत सारे आते हैं लेकिन बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। फिर देखते हैं दोस्तों आर्टिकल्स 42, और इसमें ये बताया जा रहा है कि राज्य के निर्देश देता है कि कार्य का न्याय संगत और मानवीय दशाओं में जो प्रसूति है दोस्तों वो राहत और सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है यहाँ पर आर्टिकल 39 में कि धन का जो समान वितरण होगा, यहाँ पर 39 ये कह रहा है दोस्तों कि जीविका साधनों पर बराबर अधिकार देना होगा और समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि धन का समान वितरण, ठीक है, तो धन का समान वितरण से संबंधित है और न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए ही समान वेतन का व्यवस्था भी है। सार्वजनिक धन और स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि उसमें सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों 39 के अकॉर्डिंग आते हैं। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों 42 का, देखिए इसमें भी आता है 40 भी आता है, तो 39 के बाद 40 आएगा तो 40 दोस्तों हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। 41 जो हो जाएगा वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हो जाएगा। 42 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे राज्य के निदेशक देता है कि कार्य को न्याय संगत और मानवीय दशाओं में उसके प्रसूत राहत को सुनिश्चित करे। यानी कहने का मतलब है काम की न्याय संगत में जो मनोविचित दशाएं जो होगी वो प्रसूत सहायता का उपबंध होगा, है ना, ये है। और उसके बाद आता है दोस्तों 43 नहीं लिखा हुआ है। 43 दोस्तों होता है कारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी का कुटीर उद्योग से प्रोत्साहित करने से रिलेटेड है। ठीक है। और फिर उसके बाद 44 आता है दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ों पे 51 पे। 51 है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए। इन सभी चीज़ों पे मैं बता चुका हूँ दोस्तों, हालांकि आ गया मैं फिर बता देता हूँ। इन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य और महिलाओं के लिए सम्मान के लिए अपशब्दों का प्रयोग को त्याग करना होगा। ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 1993 में स्थानीय शासन के उपसंघों में महिलाओं के लिए राजनीतिक वैधता को निर्मित करने के लिए संविधान में दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, जिसमें राजनीति में महिलाओं को भागीदारी करना और उसमें मानवीय अधिकार और विकासात्मक उद्देश्य हैं। जब महिलाएं राजनीति में भाग लेती हैं तो इसका महिलाओं और पुरुषों और बच्चों, समुदायों तथा राष्ट्र में फ़ायदा होता है। ठीक है। यहाँ कुछ जनगणना से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। पूछा जाता है कि अब कितना था दोस्तों किस ईयर में। ठीक है। मैं एक समझा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि विश्व की 16.7% जनसंख्या, विश्व के 2.4% सतही क्षेत्र भारत है, और जिसमें ये बताया गया कि 933 महिलाएं प्रति 1000 के विरुद्ध 1991 की जनगणना में दोस्तों 927 थी। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। महिलाओं और बुढ़ापा, ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। महिलाएं और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है लेकिन आप लोग इसे सीन कर लेना, एक बार देख लेना। आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
और यहाँ देखिए आप महिलाएं और हिंसा से रिलेटेड है कुछ चीज़ें, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए बजटिंग की बात कही गई है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ बता दूं आपको, ये यहाँ जो चीज़ें हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट कहाँ पर है मैं बता दूं आपको। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, कि विश्व की 10 अति गरीब लोगों में 6 महिलाएं और प्राथमिक परिवार, शायद मैंने इसके बारे में बता भी चुका हूँ आप लोगों को। इसकी देखभाल करने के लिए वाले खाद्य उत्पादन करने वालों के रूप में ही दोस्तों उसके कंधों पर भूमि को जोतना, फिर उसके बाद अनाज पीसना, पानी लाना, खाना पकाना कार्य का जो बोझ देना होता है दोस्तों, यह बोझ कोई आसान नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि केन्या में महिलाओं के भी ली जाने वाली 85% कैलोरी को केवल पानी लाने में ही खर्च कर देती है, ठीक है। ये समझाने के लिए दिया गया है इसमें, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2/3 महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में अपन बिना वेतन कामगारों के रूप में घर में ही काम करती हैं ना। तो इन सभी चीज़ों को आप समझ सकते हो कि अधिक संसदीय, मैं सभी चीज़ों को बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को इससे ईजी टॉपिक करके बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। और आई होप दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, अगर समझ में आया है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि शायद मैंने सही बताया है आप लोगों को सारी चीज़ें, है ना। और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।